हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ कोऑपरेटिव सीरीज़ का, इसका एक और लेक्चर लाया हूँ। वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स एक्ट 2001 के ऊपर। गाइस, इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। एंड गाइस, एक और बात मैं बता देता हूं कि मनप्रीत मैम आपके लिए ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 लेके आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस। अब रही बात आपकी इसकी, तो देखिए गाइस, कहता है कि आपको इससे पहले तो पता ही होगा कि 2001 से कौन सा एक्ट चल रहा था, वो था 1989 का। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। 1989 का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके बाद देखिए गाइस, 2001 का जो एक्ट था ये 20 सितंबर 2001 से लागू हुआ। ठीक है, हमारे JNK में ये रूल्स जो हैं 20 सितंबर 2001 से लागू हुए, और इससे पहले के रूल्स 1989 के हमारे यहाँ चलते थे, और उससे पहले के रूल्स जो थे 1969 के थे। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब देखिए गाइस, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आपका आता है, वो है आपका प्रिलिमिनरी, जिसमें कि आपको दिया कुछ नहीं हुआ बल्कि डेफिनेशंस। इट ओनली टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले तो कहता है कि एक्ट की बात, जब ये एक्ट की बात करता है तो एक्ट का यहाँ पर मतलब ही एक्ट से कौन सा एक्ट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989। ये जितने भी प्रोविजंस इसके अंडर आते हैं, ये जो प्रोविजंस इसके अंडर आते हैं, ये उसी को एक्ट मानता है। ठीक है, अब बात रही डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर, डिग्री का मतलब ही यही होता है कि कोई भी अवार्ड, कोई भी रिवॉर्ड जो आपको मिलता है उसी को यहाँ पर डिग्री माना जाता है। और ये आपका किस सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 72 एंड 153। देखिएगा, इस सेक्शंस भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो आपको ये सेक्शंस जो है ये लर्न करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्टिव नहीं है कि जहाँ पर आप लिख लेंगे तो चलेगा, ये ऑब्जेक्टिव है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, मूविंग फर्दर। इसके बाद देखिए गाइस, बात करता है डिफ़ॉल्टर की। तो डिफ़ॉल्टर होता क्या है? ठीक है, डिफ़ॉल्टर होता है कोई भी बंदा जिसके अगेंस्ट कोई भी बंदा जिसके अगेंस्ट एक डिग्री लगाई जाती है, उसको हम डिफ़ॉल्टर कहते हैं। कि भाई जिससे भी कोई गलती होगी हो ना, ऑब्वियस सी बात है, वही डिफ़ॉल्टर कहलाया जाता है। ओके, इसमें आपको उतना कुछ नहीं पढ़ने को, उतना कुछ नहीं है, बट ये मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ उतना कुछ पहले चैप्टर में नहीं है। ठीक है, रिकवरी ऑफिसर की बात करता है, तो रिकवरी ऑफिसर जो है ना, ये रजिस्ट्रार, ऑब्वियस सी बात है, इसको रजिस्ट्रार लाता है। ठीक है, और ये जो है ना, यही बंदा आगे जाके जहाँ भी इसको भेजा जाएगा जिस भी सोसाइटी में, तो वहाँ का हिसाब किताब फिर यही देखता है कि वहाँ की जो भी, जिस भी सोसाइटी का कर्जा ज़्यादा चढ़ गया होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी बेच के, उनकी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स होते हैं, उनको बेच के, ये जितने भी बेचारों ने उनको पैसा दिया होता है, जिनका लोन, मतलब जिनको लोन चुकाना होता है जिनका, उनको यही प्रॉपर्टी शेयर्स बेच के यही बंदा जो है उनको पैसे देता है। ठीक है गाइस, जब कोई भी सोसाइटी उनको नहीं दे पाती, उसके बाद रजिस्ट्रार इसको बेचता है। सो मूविंग फर्दर, अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात करता है। एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात करते हुए कहता है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? वो सोसाइटी जो कि प्रमोट करती है एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? ऑब्वियस ही बात है, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगी। ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं, या फिर, और ये सारी जो हैं क्लॉज क्लॉज ओ में डिफाइन की गई है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा इस। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की बात जब हम करते हैं तो ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड देयर बायलॉज की। देखिए गाइस, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, 1989 के एक्ट में लगभग सेम ही है। ठीक है, कि किसी भी बंदे को अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एप्लीकेशन देगा, उसको पूरा प्रोसीजर दिया जाएगा, पूरा फॉर्म दिया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से। उसके बाद होता क्या है कि उस टाइम पे होता ये है कि
जब वो ये इसके साथ साथ होगा क्या, होगा ये कि उसको अपने साथ साथ ना, देखिए उसको अपने साथ साथ उस बंदे को जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन जो हुआ होगा ना, उसको अब उसकी एक कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। और एक कॉपी उसकी चाहिए होगी कौन सी, रिसिप्ट की, जो उन्होंने अपने कोई भी जो कोऑपरेटिव बैंक जो है ना उसमें जो उन्होंने मनी डिपॉजिट किया है उसकी भी उसको रिसिप्ट चाहिए उस बंदे को। तब उसके बाद जाके वो क्या करेगा कि वो जाके रजिस्ट्रार को ये दे देगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब ये सारा खेल इसके बाद किसके हाथ में है, इसके बाद ये सारा रजिस्ट्रार के हाथ में है कि रजिस्ट्रार की मर्ज़ी है भैया। अब रजिस्ट्रार जो है इसके ऊपर डिसीजन लेगा और उसको 30 दिन के अंदर अंदर बता देना है, ठीक है, कि क्या उसका डिसीजन होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि इसके बाद रजिस्टर सपोज़ कीजिए कि रजिस्ट्रार, पहली बात तो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि रजिस्ट्रार कभी भी रजिस्ट्रार जो है ना आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। पहले जो आपको ग्रांट की जाती है ना वो क्या होती है, वो आपकी होती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाती है, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम देता है, ठीक है। जब 6 महीने के टाइम के अंदर जो उसने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया होता है, जो 6 महीने का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो चीज़ें होती हैं कि अगर आपने वो क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल कर दिया 6 महीने के अंदर, तो उसके बाद जो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दी जाती है, बट तब तक नहीं, ठीक है। तब उससे पहले आपको सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगी, ठीक है गाइस। और ये यहाँ पर कहता है कोई भी सोसाइटी जो है ना, कोई भी सोसाइटी, पॉइंट नंबर 4 में कहता है कोई भी सोसाइटी जो सिमिलर, जिसका ऑब्जेक्ट होगा, पर्पस होगा, वो कोई भी सोसाइटी जो है ना सेम एरिया में ऑपरेट नहीं कर सकती, ठीक है। रजिस्ट्रार कभी भी इस चीज़ के लिए आपको मानेगा नहीं, या तो आपको अपना पर्पस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर आपको एरिया चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ तो चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए गाइस, इसके बाद कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देता है, उसको लगता है कि भैया आप इन प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, तो भी उसको 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा और विद रीजंस बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, क्यों आपका रिफ्यूज़ल हुआ है। देन कम्स द 5th वन, इट्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बायलॉज, ठीक है। देखिए, अब बायलॉज की जब हम बात करते हैं, इसमें देखिए क्या है कि बायलॉज की जब हम बात करते हैं, देखिए जब हम बायलॉज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सबसे पहले तो ये कहता है कि बायलॉज जो है ना किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शैल प्रोवाइड द फॉर द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली कौन कौन सी चीज़ें। देखिए, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, सबसे पहली बात, ठीक है। द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। द मैनर इन विच द फंड्स में बी रेज्ड, ठीक है। द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ठीक है, ये सारी की सारी सब्जेक्ट मैटर होती है बायलॉज की। आपको ये सारी पहले ही बता दी जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। देखिए, इसके बाद कहता है कि अगर क्रेडिट सोसाइटीज़ की हम बात करें, क्रेडिट सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट सोसाइटीज़ में देखिए होता क्या है कि यहाँ पर थोड़े डिफरेंट क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया डिफरेंट इन द सेंस क्या है कि मैक्सिमम लोन आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि एडमिसिबल टू अ मेंबर, ठीक है। द मैक्सिमम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कौन सी कंडीशंस पे लोन दिया जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए कौन सी कंडीशंस पे क्या प्रोसीजर होगा एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर लागू होती हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, सोसाइटी में मेक बाय लॉज फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। अब सोसाइटी बाय लॉज बना सकती है किन किन मैटर्स के ऊपर, ठीक है। कब कब बना सकती है, देखिए गाइस, सबसे पहले तो द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच विड्रॉवल फ्रॉम मेंबरशिप में बी परमिटेड, जब भी इन उन सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर विड्रॉवल परमिट कर दिया जाएगा मेंबरशिप के लिए, ठीक है। डेथ ऑफ द मेंबर्स के लिए,
ठीक है, जब किसी भी बंदे की डेथ हो तब इस कंडीशन में, ठीक है, जब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर करना हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको, तब आपके ऊपर ये लागू होता है, तब आप मतलब बायलॉज बना सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। सोसाइटी बना सकती है। कौन से पेमेंट्स मेथड यूज़ करेंगे ये आपको बता सकते हैं, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड अथॉरिटी, ठीक है, फिक्स कर दी जाती है, ये भी आपके लिए है, ठीक है। ओके गाइस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी जानबूझ के ये सब पढ़ाया है सो दैट थोड़ा सा आपको और इन्फो मिले। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज। अब क्या प्रोसीजर है? देखिए, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन भी जो होगा वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स से होगा। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की, ठीक है, जो कि वोटिंग में होंगे। ये मैं पिछली बार भी एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, और कहा जाता है कि वो रेजोल्यूशन तब तक मायने नहीं रखता अनलेस कि मेंबर्स को नोटिस पहले से दे दिया हो। आपको मेंबर्स को पहले से नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाके वहाँ अचानक से रख दो मीटिंग और उसके बाद बोल दो कि हम ऐसा करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वरना वो इन मेन चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके, कहते हैं कि अब देखिए, पहली बात तो मैंने इतनी बता दी, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि यार एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन द 14 डेज़। 14 दिन पहले ही इसकी एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए, जनरल मीटिंग से पहले, 14 दिन पहले, ठीक है। एंड देखिए, रजिस्ट्रार जो है ना, मे कंडोन द डिले। अगर उसको लगे कि कोई जेन्युइन कॉज है तो वो डिले कर सकता है, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रार, वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा है कि रजिस्ट्रार की बहुत सारी पावर्स होती हैं, और रजिस्ट्रार की पावर्स मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, सो आई डोंट थिंक मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है। अब देखिएगा, इसके बाद कहता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है ना रजिस्टर्स एन अमेंडमेंट ऑफ द बाई लॉज, ठीक है, उसकी कॉपी जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी को दे देता है। और ये मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने भी पिछला लेक्चर पढ़ा है उनको पता ही होगा ये सब, ठीक है। और अगर वो रिफ्यूज़ल कर देता है तो उसकी भी उसको देना ही पड़ेगा, रीजंस के साथ साथ उसको उसका भी कॉपी देनी पड़ेगी, और 60 डेज़ दिए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो। अब इसके बाद देखिए, अगर आपने चेंज लाना है, चेंज इन द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज़, अगर आपको ये करना है तो उसके लिए क्या रखा गया है? देखिए, अगर कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। और 15 दिन का, एटलीस्ट 15 दिन का क्लियर नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, उन सबको, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको ऑलरेडी नोटिस मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट अगर उनको लगता है कि यार लायबिलिटी चेंज हो रही है, हमें अपना शेयर वापस लेना है, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। उनको आपको देना ही पड़ेगा ये सब, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, चैप्टर नंबर 3 जो है ना आपका, वो किस लिए है? वो है आपका, वो आता है आपका मेंबर्स, ठीक है। वो आपका आ जाता है मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज़। अब देखिए, जहाँ तक रही बात इसकी, तो सबसे पहले हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मेंबर्स की कब होती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स? देखिए गाइस, कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन एज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही इज़ एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट करार कर दिया गया है, ठीक है। या फिर अगर उसको कोई सज़ा दे दी गई है किसी भी ऑफेंस के लिए। हाँ, पॉलिटिकल कोई ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ जनरल ऑफेंसेस के लिए अगर उसको रखा गया है, सेंटेंस किया गया है, तो ऐसे बंदा भी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर उसको 5 साल, अभी 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए उस सज़ा ख़त्म हुए, तो तब भी वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई भी फैमिली का बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा एक्सेप्ट हिज और हर स्पाउस इज़ अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, तब भी वो बंदा जो है ना एलिजिबल नहीं है, ठीक है गाइस।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। ओके गाइज मूविंग ऑन। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि पॉइंट नंबर 8 जो है आपका, ये आपसे कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द मेंबरशिप इन 2 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए ये जो है ना, ये कहता है कि कोई भी बंदा जो है ना 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। नो इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द सेम टाइप, जो कि सेम टाइप हो, ठीक है, जिसका सेम ऑब्जेक्ट हो, आप नहीं बन सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 कहता है एडमिशन ऑफ द मेंबर बिफोर जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सोसाइटी। कोई भी बंदा जो है ना उसको एडमिट नहीं किया जा सकता अगर आपकी जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली हो, तो 14 दिन के मतलब अभी 14 दिन के पहले आप कर सकते हो। 14 दिन के, अब 14 दिन रह गए मीटिंग को, तो उसके बाद आप उसको एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। 14 दिन के पहले ही हो सकता है, बाद नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि चेयरमैन हैविंग सेकंड और कास्टिंग वोट, ठीक है। देखिए कहते हैं कि ये मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब कभी भी इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाए, जब दोनों किसी भी मुद्दे के ऊपर 15 हाँ 15 ना हो जाए, तो फिर उसके बाद चेयरमैन का वोट जो है ना वो फाइनल वोट होगा। दैट विल बी द फाइनल वोट, दैट विल बी द डिसाइडर, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 11 दैट इज़ वोट्स बाय गवर्नमेंट नॉमिनीज़। देखिए गवर्नमेंट नॉमिनीज़ की जब आप बात करते हैं ना, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वही गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होते हैं। और ऐसे बंदे जो है ना कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस, ये बात आप याद रखिएगा। दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता, ये कंटेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इन केस ऑफ अपेक्स सोसाइटी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो कि रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपेक्स सोसाइटीज़ में, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब बात आती है डिसेबिलिटीज़, ठीक है, डिफ़ॉल्टिंग मेंबर्स की। क्या अब जहाँ तक रही बात इसकी, तो अब देखिएगा इसके बाद ये बात करता है कि कोई भी बंदा नो मेंबर, ठीक है, ये बात करता है कि कोई भी बंदा जो है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसके बाद ये बात करता है कोई भी बंदा आपका जो है ना, ये तब तक किसी भी सोसाइटी को जो है ना, अगर इसको इसके जो एरियर्स हैं, ठीक है, इसके जो एरियर्स हैं ये 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं और ये अपना लोन जो है ना, जो इसने लिया था उसको चुका नहीं पाया अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ना ही ये वोट कर सकता है उनके बिहाफ पर, ठीक है। और ये भी कहता है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है जो कि एरियर्स को नहीं चुका पाया, अपने लोन्स को नहीं चुका पाया, तो उसका जो है ना उसका जो हक है रिप्रेजेंटेटिव का सोसाइटी का, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ भी तो वहाँ से वो जो है ना वो हटा दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो उसकी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, ठीक है। कभी भी कोई भी जो मेंबर है वो अब देखिए गाइस, जब भी आपका किसी भी मेंबर को आपने एक्सपेल करना होता है ना, तो उस टाइम पे देखिए आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो आपकी 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे 3/4 मेजॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद होगा क्या कि आपने रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, ठीक है, मीटिंग में हो गया, ठीक है, बट किस बिना पर उसको बाहर निकाला जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है, किन रीजंस की वजह से, वो रीजंस ये हैं। पहली बात तो अगर उस बंदे ने एक मिनट वेट, अगर उस बंदे ने इंटेंशनली, ठीक है, अगर उस बंदे ने इंटेंशनली कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट चले गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसने विलफुली डिसीव कर दिया या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, अपनी सोसाइटी को। तीसरी बात, अगर वो कोई ऐसा बिजनेस कैरी करता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर देता है इस सोसाइटी के बिजनेस के साथ, ठीक है, या फिर वो पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बंदे को एक्सपेल किया जाएगा, बट 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। बट एक बात याद रखिएगा, तब तक ये रेजोल्यूशन पूरा नहीं होगा जब तक कि आप अनलेस कि आप जो है ना कंसर्न मेंबर को 7 दिन का प्रायर नोटिफिकेशन दें, आप उसको बोले हम आपको निकाल रहे हैं, और उसको पूरा का पूरा मौका मिले अपने केस को रिप्रेजेंट करने का अपनी कमेटी के सामने, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने का।
देखिए उसके बाद बात आती है, इसके बाद बात आती है अगर सपोज़ कर लीजिए कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ तो अभी तक तो मैं सोसाइटी की बात करता, अब अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी को एक्सपेल करना है, किसी बंदे को, तो वो क्या करेगा, वो मेंबर को, सोसाइटी को बुलाएगा, कहेगा कि भैया एक्सप्लेनेशन दो कि ये बंदा क्यों नहीं एक्सपेल होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये इसको बाहर निकालना है। अब आप अगर कह रहे हो कि नहीं निकालना है तो फिर आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप प्रूफ करके दीजिए कि ये इस लायक है कि ये सोसाइटी में रहे। और अगर वो लोग फेल कर जाते हैं, अगर नहीं दे पाते एक्सप्लेनेशन विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर रजिस्ट्रार ऑर्डर पास कर देगा और एक्सपेल कर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, हाँ, कोई भी बंदा जो है ना शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर री एडमिशन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। 1 साल तक वो दोबारा से एलिजिबल नहीं हो सकता। जब उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा उसके बाद 1 साल तक वो दोबारा से नहीं आ सकता, उस सोसाइटी में 1 साल तक नहीं आ सकता। एक बात याद रखिएगा आप। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। और एक और बात पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप में इन्वॉल्व फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। ये भी हो सकता है कि शेयर्स में अदला बदली, यहाँ पर हेरा फेरी हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखिए गाइज, अब नॉमिनेशन की बात करते हैं, तो नॉमिनेशन की जब हम बात करते हैं, कहता है कि अगर नॉमिनेशन की जब हम बात करें तो क्या होगा, कौन होगा नॉमिनी। भाई अगर किसी भी बंदे की डेथ हो जाए तो उसका जो नॉमिनी होगा ना, वही उसके शेयर्स, उसके इंटरेस्ट को लेगा। जितना भी उसने जो कुछ भी होगा वो उन्हीं के नाम पर होगा, उसके नॉमिनीज़ के नाम पर होगा। ठीक है, और कोई भी बंदा जो है ना एक्सीड नहीं कर सकता नंबर, शैल नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। जो उसका नॉमिनी होगा ना, अगर उसके सपोज करो 3-4 नॉमिनी है तो जितने शेयर्स हैं ना उतने ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि शेयर्स 4 हैं और नॉमिनी 5-10 हैं, ऐसा नहीं होगा, जितने हैं उतने ही मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि सबको पहले से बता दिया जाएगा कि कितना ट्रांसफ़र होगा, हर चीज़ जितनी भी ट्रांसफ़र होगी ना, जितना भी अमाउंट पेड होगा या ट्रांसफ़र होगा नॉमिनीज़ को, वो ऑलरेडी बता दी जाएगी, स्पेसिफिक मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या कहा जाता है कि कोई भी बंदा जो है ना नॉमिनी, तब तक नॉमिनी नहीं माना जाएगा अनलेस, कब तक, जब तक कि उस बंदे ने जिसकी डेथ होगी उसने रिटर्न ना दिया हो, साइन करके ना दिया हो, और एटलीस्ट किन की प्रेजेंस में, 2 बंदों की प्रेजेंस में 2 आई विटनेस होने चाहिए। और साथ ही साथ जो सोसाइटी की रजिस्टर्ड बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सच बुक्स। उसके बाद देखिए कहता है कि वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ मेंबर, किसी भी बंदे की शेयर की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है कि इफ़ अ मेंबर रिजाइंस हिज मेंबरशिप, सपोज करो अगर बंदा रिज़ाइन कर देता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, अंडर रूल 13, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बंदे की वैल्यू होती है ना उसके शेयर की, जो उसको देनी है, या उसके सपोज करो उसकी डेथ हो गई तो जो उसके नॉमिनी को देनी है वो किस क्राइटेरिया में दिया जाएगा, किस मैनर में दिया जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। कि देखिए भाई, इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जिनमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगा ना सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, इन केस ऑफ द सोसाइटी विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, इट शैल बी द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सोसाइटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स और रेस्पेक्ट। जितना भी उनको मिला है उसी के हिसाब से वो देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि और इन केस, देखिए इन केस की अगर लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटीज़ जो होती है, जहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वहाँ पर क्या होगा कि लास्ट ऑडिट में जितनी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी सोसाइटी की, उसी के हिसाब से जो है आपको दिया जाएगा शेयर और इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट ऑडिट में देखा जाएगा कि कितना इनका फ़ायदा हुआ, जितना क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस सोसाइटी की, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। और इन केस की कोई डिस्प्यूट होता है मेंबर्स में और उनकी नॉमिनीज़ में, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रजिस्ट्रार का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। सो गाइज, मूविंग ऑन, वी विल हैव द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटीज़। अब मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो गाइज देखिए, इलेक्शन, सबसे पहले तो बात आती है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी बोर्ड। ठीक है, पहले तो कैसे इलेक्ट होते हैं,
ओके गाइज, अब ये इलेक्शन की बात करता है, तो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए गाइज, कहा जाता है कि कोई भी इलेक्शन अगर होना तो इससे पहले कि ये वाली कमेटी एक्सपायर होने वाली हो तो इसके 3 मंथ पहले ही आपको नए इलेक्शंस का गवर्निंग बॉडी से जो है ना वो निकाल देना पड़ता है डेट, ठीक है। और उसकी जो कॉपी है ना उस नोटिस की सबको दे देनी पड़ती है, स्पेशली डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ना उसको अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी या फिर बोर्ड अपॉइंट करता है। और कहा जाता है कि ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसे इंसान को किया जाता है उसकी ऑनेस्टी इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि वोटिंग जो होती है ना वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, ठीक है, इतना आपको तो वैसे ही पता होगा। और कोई भी इलेक्शन जो है ना वो शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। आपको इलेक्शन पिटीशन, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर कोई भी, सपोज़ कीजिए अगर कोई भी डिस्प्यूट जो है ना अराइज होता है इलेक्शन के दौरान, ठीक है, तो वो भी आपको रजिस्ट्रार को रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए गाइस, एक और चीज़ ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट जो है ना एग्रीव पार्टी को करना है, सपोज़ करो कोई भी एग्रीव पार्टी है उसको इलेक्शन से मुतमईन नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर होगा क्या कि उसको विद इन 30 डेज़ के अंदर जो है ना पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अदरवाइज़ अगर 30 दिन हो गए तो कहानी ख़त्म, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और डिसीजन रजिस्ट्रार का यहाँ पर भी फाइनल ही रहेगा, ठीक है, जो भी उसका डिसीजन होगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। एंड गाइस, इसके बाद क्या है कि इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सोसाइटी का, ठीक है, शैल बी मेड बाय द कमेटी ऑफ द सोसाइटी बाय अ मेजॉरिटी के वोट से ही ये डिसाइड होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, अगर टाई हो जाए तो आपको पता ही है चेयरमैन का जो वोट है वो फुल एंड फाइनल है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, इसके बाद हम बात करें, देखिए अगर सपोज़ कीजिए द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर हम बात करें जनरल मीटिंग की, सेंड टू द मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक मिनट, देखिए गाइस, कहा जाता है कि अगर कोई भी जनरल मीटिंग होनी है, ठीक है, तो उसका जो नोटिस है जनरल मेंबर्स को वो किन मोड्स के थ्रू दिया जाता है? एक तो या तो फिर पोस्ट कर दिया जाएगा या तो सर्कुलेशन कर दी जाएगी मेंबर्स के अंदर ही, ठीक है। और ये कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, शेल बाय ऑर्डर स्पेसिफाई, पहली इलेक्शन से पहले वो बता देना चाहिए, क्या बता देना चाहिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है जो कि फिल अप होनी है इलेक्शन के थ्रू, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या आती है क्या नहीं आती, ये सब आपके रिटर्निंग ऑफिसर को पहले से ही बताना पड़ेगा। और उसके बाद देखिएगा इस ये कहा जाता है कि द कमेटी और द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, इन ऑफिस शैल फर्निश द रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, शैल फर्निश टू द रिटर्निंग ऑफिसर हु आर इनएलिजिबल फॉर बीइंग री इलेक्टेड और री अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स, ठीक है। ये भी पहले से ही पता लग जाना चाहिए कि भाई कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, अब रिटर्निंग मतलब ऑफिसर्स बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 10 दिन पहले आपको पता लग जाना चाहिए, इलेक्शन से पहले पता लगा, इलेक्शन सर पे आ गई और अब जाके आपको पता लग रहा है कि भाई ऑफिसर्स ही नहीं है हमारे पास, तो ये 10 दिन पहले ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ऑन रिसेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर सब रूल रिटर्न, इफ़ द रिटर्निंग ऑफिसर फाइंड्स दैट द नंबर ऑफ इनएलिजिबल ऑफिसर्स एक्सीड्स, ठीक है, एक्सीड्स द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी, ही शेल डिटरमाइन बाय लॉट्स। अब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, लोकल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि है क्या कि यार अगर सपोज़ करो 50 मतलब आधी से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। तो फिर करना क्या है, फिर उसके बाद लॉट्स के थ्रू, ठीक है, एक लॉटरी के थ्रू जो लोग लास्ट में बच जाएंगे, ठीक है, जो लोग बच जाएंगे लास्ट में, जितने भी लोग बच जाएंगे उन लोगों को जो है ना उसके बाद दोबारा से एलिजिबल कर दिया जाएगा ऑफिसर बनने के लिए। बट ये होगा कैसे प्रोसेस, ये सारा का सारा लॉट्स के थ्रू प्रोसेस होगा, ऐसे नहीं, लॉटरी सिस्टम जैसे होता है ना उसके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, ड्राइंग लॉट्स, ये आपने यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ठीक है, लिखा हुआ है, ये इसी के थ्रू ये काम चलेगा। ये आया आपका फॉर ड्राइंग लॉट्स
ठीक है। और इस होगा क्या कि अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, विद एन ओपनिंग shall be used home and address of ineligible officers shall be written by the returning officer। ठीक है। देखिए गाइस, होता क्या है कि मैंने आपको पहले ही सिंपली बता, देखिए होता क्या है गाइस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बारी। होता ये है कि आप किसी भी कंटेनर में इन सारे नाम्स को डाल दिया जाता है। एक चीट सिस्टम जो होता है ना, उसी के जैसे होता है ये भी। एक किसी भी कंटेनर में डाल दिया जाता है जहाँ पर इनको ना चीट्स को इंटरमिंगल कर दिया जाता है, ठीक है, शेक कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि ये कि सपोज़ करो अगर 60 बंदे हैं, ठीक है, इनएलिजिबल हैं, इनएलिजिबल हो चुके हैं, और हमें तो 50 बंदे चाहिए ना, तो 100 में से 60 बंदे इनएलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। 60 में से अब क्या होगा कि जो पहले 50 होंगे ना, फर्स्ट 50 जो होंगे ना, वो बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट के जो 10 बचेंगे ना, लास्ट 10, वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। और इसी के थ्रू आपका जो है ना निकाला जाता है, इस तरीके से आपको अपॉइंट किया जाता है, रीअपॉइंट होगा। देखिए गाइस, इसके बाद ये कहता है कि अगर कोई भी सपोज़ करो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं जो कि रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर की जब मैं बात करता हूँ ना गाइस, तो एक बात आप याद रखिएगा, इसी का सारा ज़िम्मा होता है कि ये इलेक्शंस करवाने हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी सही तरीके से हो, हर चीज़ हो, ये सब का सब यही देखता है, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि अगर सपोज़ कीजिए कि इफ़ द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है ना एक्सीड्स द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, रिटर्निंग ऑफिशियल शैल अरेंज फॉर टेकिंग अ पोल, वहाँ पर एक पोल बना लिया जाता है, एक पोल किया जाता है, ठीक है, सो दैट ऐसा ना हो। और कहा ऐसा जाता है कि सपोज़ करिए गाइज कि अगर कोई बंदा अंधा है, ठीक है, देख नहीं सकता, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना उससे पूछेगा कि भैया किसको वोट देना है, कहाँ पर वोट देना है, जहाँ पर वो वोट देगा वहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना कर देगा, उसके बिहाफ पे रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर पे वोट कर देगा, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एज सुन एज ऑल द मेंबर्स हैव रिकॉर्डेड वोट्स, ठीक है, तो उसी के साथ साथ जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर उसी टाइम पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसी टाइम पे अनाउंस कर देता है रिज़ल्ट इलेक्शंस के, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है वो, इन इलेक्शंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब बैलेट पेपर जो है ना आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। किस सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकता है, सपोज़ कीजिए किस सिचुएशन में रिजेक्ट होता है, इस सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकता है कि सपोज़ कीजिए कि किसी बंदे ने जानबूझ के कोई निशानी छोड़ दी हो, या सपोज़ कीजिए सील जो थी वो रिटर्निंग ऑफिसर की नहीं मिल पाई, ठीक है, या किसी बंदे ने बोल दिया हो, वहाँ पर लिख दिया हो कि हाँ भाई मैंने वोट दिया है इस बंदे को, ठीक है, और इसको रिजेक्ट करने की अथॉरिटी जो है ना वो आपकी रिटर्निंग ऑफिसर के पास है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गाइस, बात करते हैं इसके आगे प्रोसीडिंग जो है ना, द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग विद द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट बुक, यह आपकी मिनट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सारी की सारी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और करता भी कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर, अटैस्ट किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। आप इसके बाद देखिएगा, इस रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना ये जितने भी ये जो बैलेट पेपर्स होते हैं इनको प्रिजर्व रखता है, ठीक है। प्रिजर्व कब तक रखता है, 3 महीने तक रखता है, सो दैट अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उस डिस्प्यूट के लिए ये प्रिजर्व रखे जाते हैं, एज अ प्रूफ इनको प्रिजर्व रखा जाता है। बट अगर 3 मंथ्स का पीरियड निकल गया तो उसके बाद इनको क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय कर जाता है। अब फिर उसके बाद इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, 3 मंथ्स हो गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सो दैट्स इट, कहानी ख़त्म, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए, अब पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस इन केसेस ऑफ एमरजेंसीज। अब पोस्टपोनमेंट कब होती है इलेक्शंस की, देखिए गाइस, जहाँ तक रही पोस्टपोनमेंट की बात, तो अगर कोई भी इलेक्शन, इफ़ एन इलेक्शन द प्रोसीडिंग्स if at an election proceedings are interrupted or any way disturbed and if the opinion of the returning officer elections cannot be held fairly, he may adjourn the meeting and report the circumstances to the deputy registrar or joint। देखिए गाइस, अगर आपके रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यार अभी जो है हालात ठीक नहीं है इलेक्शंस के लिए, या कोई भी वजह हो जिससे उसको लग रहा है कि नहीं, या उसको लग रहा है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहे, फेयरली नहीं हो रहे, तो वो इनको एडजर्न कर सकता है, वो इनको जो है पोस्टपोन कर सकता है। बट उसको इसकी रिपोर्ट जो है ना
देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? उसको देनी पड़ेगी डिप्टी रजिस्ट्रार को और जॉइंट रजिस्ट्रार को या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को, इन सबको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है। और व्हेन एन इलेक्शन हैज़ बीन पोस्टपोन, ठीक है, द रिटर्निंग ऑफिशियल शेल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द डिप्टी रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार, ठीक है, फिक्स अ न्यू डेट ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। एक नई डेट जो है ना वो भी वही फिक्स करेगा, उसी को फिक्स करनी है। देखिएगा उसके बाद आता है इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं तो अ सोसाइटी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10,000 और लेस शेल नॉट इंकर एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन ₹200 ऑन इलेक्शन। यहाँ पर मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपेंडिचर कम रखा हुआ है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि आज के टाइम पे ऐसा कैसे हो सकता है। खैर देखिएगा कोई भी सोसाइटी जिसका जो कैपिटल जो है ना वो 10,000 है, सपोज़ कीजिए जिसका कैपिटल 10,000 है, ठीक है, तो वो 200 वो जो है ना वो सोसाइटी, एक मिनट वेट, जिसका कैपिटल 10,000 है या फिर उससे कम है, ठीक है, तो वो सोसाइटी क्या है 200 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च सकती इलेक्शन के ऊपर। अगर कोई सोसाइटी जिसका कैपिटल 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, मगर 1 लाख से कम है, तो वो 400 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च सकती। और जिस सोसाइटी का 1 लाख से ज़्यादा है तो वो सोसाइटी 1,000 रुपये से ज़्यादा इलेक्शन के ऊपर नहीं खर्च सकती। ये इनका प्रोसीजर है, इनके रूल्स हैं, ठीक है। कल को आप लोगों को भी बनना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखिए गाइस इसके बाद बात करते हैं हम मूविंग फर्दर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द बायलॉज ऑफ एनी सोसाइटी, द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी of every primary agriculture society shall be held after every 3 years। देखिएगा यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी इलेक्शन जो है ना प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का जो इलेक्शन है वो हर 3 साल के बाद होगा ही होगा, ठीक है, और उसका पूरा प्रोसीजर दिया जाएगा, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ सच प्राइमरी सोसाइटीज हुज इलेक्शंस और हैज़ ऑलरेडी बिकम ड्यू ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रूल shall be conducted within the 3 months of the said date। देखिए कोई भी कमेटी, ठीक है गाइस, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कमेटी है ना, देखिए गाइस यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी कमेटी जो है ना ये अपने मेंबर्स को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना अपने मेंबर्स को 2 महीने पहले से ही बता देता है कि इलेक्शन कब है, ठीक है, इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है इस चीज़ के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि विद इन 7 days ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर द कमिटी और द एडमिनिस्ट्रेटर शैल गेट प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल मेंबर्स एंड ही विल बी असिस्टेड इन द प्रोसेस बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना उसको एक लिस्ट बनानी होती है एलिजिबल मेंबर्स की, और उसको असिस्ट कौन करता है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि आप लोग, ठीक है। द लिस्ट सो प्रिपेयर्ड शेल कॉन्स्टिट्यूट द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटर शेल गिवन द 15 days प्रायर नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर फिलिंग एनी ऑब्जेक्शन और डिस्पोजिंग देम द इलेक्शन विल बी हेल्ड एज पर फिक्स डेट आफ्टर डिस्पोजिंग देम, ठीक है। 15 दिन पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। 15 दिन से पहले आपको बता देना पड़ता है मेंबर्स को कि भैया ऐसे ऐसे बात है। अगर उसके बाद किसी को कोई आपत्ति हो तो पहले तो उनको डिस्पोज कर देना पड़ता है, ठीक है, फिक्स डेट तक। उसके बाद जो है आप मूव ऑन करते हैं जैसे कि हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए गाइस होता क्या है कि यहाँ पर देखिए गाइस फिर ये कहता है कि ये जो हमारा नोटिस जो फॉर्म बी में हमें बताया गया है कि जो 2 महीने पहले हमें नोटिस दे दिया, उसमें बताता क्या क्या है। उसमें एक तो ये बता देता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है जो कि फिलअप होनी है, ठीक है। द प्लेस, जो भी हमारी प्लेस है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की वो कहाँ पर है, क्या एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। ये सब 15 दिन से पहले इसका इशू कर दिया जाएगा डेट, ठीक है। डेट ऑन विच द ऑब्जेक्शंस टू द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल शैल बी एग्जामिन एंड डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। अगर कोई भी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल के ऊपर जो है ना अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसको पहले एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद देखिए गाइस और ये भी बता दिया जाता है कि
देखिए इस 2 महीने पहले तो बता दिया जाता है कि भैया आपका इलेक्शन होने वाला है, बट जो डेट टाइम प्लेस ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है ना, ये 30 दिन से पहले आपको नहीं बताया जाएगा कि कौन सी जगह पे होगा, कहाँ कौन सी डेट पे होगा इलेक्शन, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 30 दिन जब रह जाएंगे ना तब जाके आपको बताया जाएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, कैसे, और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो कॉपी है ना ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दे दी जाती है रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद देखिए गाइस, ये भी कहा जाता है कि कोई भी अगर इस चीज़ को लेके भी कोई ऑब्जेक्शंस है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन इन चीज़ों को लेकर भी है तो फिर उनको 2 दिन के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ कर देना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कि टाइम आ जाए, उससे पहले 2 दिन के अंदर अंदर आपको इनको डिस्पोज ऑफ कर देना पड़ेगा इन सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है गाइस, इसके बाद जब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की जिनको नॉमिनेशन, द कैंडिडेट्स हुज नॉमिनेशन पेपर्स आर फाउंड टू बी वैलिड मे विड्रॉ देयर नेम्स विद इन अ पीरियड ऑफ 2 days। देखिए अगर कोई भी बंदा जो इलेक्शन के लिए उठा हुआ है, अगर उसको लगता है कि यार नहीं यार मुझे नहीं लड़ना, तो इलेक्शन से 2 दिन पहले तक वो विड्रॉ कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसका दिल है तो कर दे। ठीक है, ऑन द फिक्स डेट ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग द शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी who shall be elected on the spot by the majority vote to act as the chairman of the meeting। ठीक है, जिसको भी जनरल बॉडी मीटिंग में जो मेजॉरिटी वोट जो मिलेगा ना, क्या दैट विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वही बंदा चेयरमैन एक्ट करेगा। और देखिएगा इस जहाँ तक रही रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात, असिस्टेंट रजिस्ट्रार शैल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट हु विल एक्ट एज एन फैसिलिटेटर ओनली। वो सिर्फ वो कुछ भी नहीं करता, बस देखेगा ही, यहाँ पर तमाशा ही देखेगा एक तरह से, वो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब कि आप लोग अच्छा देखिए गाइस, चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन शेल एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ पर चेयरमैन जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर की तरह एक्ट करेगा इन ऐसी जगहों पर। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल फंक्शन एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। ठीक है, ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी मीटिंग के वक्त ना चेयरमैन आपका रिटर्निंग ऑफिसर की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा सॉरी, और सेक्रेटरी जो है ना वो आपका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। ठीक है, द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल बॉडी विद द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट बुक। ये मैंने इससे पहले भी आपको बोल दिया कि ये मिनट बुक में आपका रिकॉर्ड होता है सारा का सारा। ठीक है, देन कम्स द काउंटिंग ऑफ द वोट शैल टेक इमीडिएटली आफ्टर द वोट्स एंड केस ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, काउंटिंग उसी टाइम हो जाती है, जल्दी जल्दी कर देते हैं और रिजल्ट भी ये जल्दी ही निकाल देते हैं। अगर इन केस की कोई प्रोसीडिंग्स में इंटरप्शन होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पोस्टपोन भी कर सकता है। ठीक है, ये मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू कम अगेन ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, इसके बाद देखिएगा इस अगर उसके बाद सपोज़ करो पोस्टपोन हो गया तो नई डेट भी जो है ये आपका रिटर्निंग ऑफिसर ही निकालेगा। ठीक है, ये मैंने इससे पहले भी बता दिया, तो इन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिपीट ही किया हुआ है। ठीक है अच्छा गाइस, इसके बाद देखिए सपोज़ कीजिए प्रोसीजर, इसके बाद जो इन्होंने अगला टॉपिक दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि जो प्रोसीजर है फॉर द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोसाइटी टू अदर सोसाइटी और हायर लेवल सोसाइटी। प्रोसीजर क्या है इलेक्शंस का? देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट किया जाएगा, नोटिस ऑफ अ मीटिंग ऑफ द कमिटी टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव शैल बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स। 10 दिन पहले दे दी जाएगी। ठीक है, सबको नोटिस दे दिया जाएगा सबसे पहले तो। उसके बाद क्या होगा कि प्राइमरी सोसाइटी में ना, जहाँ तक रही बात प्राइमरी सोसाइटी, द इलेक्शन इन अ प्राइमरी सोसाइटी शैल ओनली बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र। ठीक है, कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र आना चाहिए, उसको बुलाया जाएगा कि भैया आपकी तो प्रेजेंस जो है ज़रूरी है, और 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, और मार्केटिंग सोसाइटी की बात रही तो यहाँ पर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि आप लोगों की जो प्रेजेंस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है चेयरमैन ऑफ द और द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी शैल इनवाइट नॉमिनेशंस इन राइटिंग एट द मीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो होगा ना वो खुद ये करेगा। ठीक है, देखिए गाइस इसके बाद, और हाँ वोटिंग भी जो होती है ना वो बस हाथ खड़े करके होती है। ठीक है, हाँ भाई आपको अपना हाथ खड़ा कर देना है तो हाँ जी वोट दे दिया, और इमीडिएटली इसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है और मिनट बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए।
और उसके बाद प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी इन द बोर्ड और कमेटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्या प्रोसीजर है फिलअप करने का वैकेंसी बोर्ड या कमेटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए गाइस, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर किसी बंदे की सपोज़ कीजिए डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया, एक्सपेल कर दिया, कुछ भी हो गया, तो वैकेंसी जो है ना उसको फिर वैसे ही फिलअप किया जाएगा जैसा प्रोसीजर मैंने इससे पहले आपको बताया है, ठीक है। वो लोग बोर्ड जो है या कमेटी जो है ये इसको खुद फिलअप करेगी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज डू नॉट एक्सीड 50% द वैकेंसीज कैन बी फिल्ड बाय को ऑप्शन, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर है, इसमें उतना दोबारा से बताने वाली कोई बात नहीं है। रेम्यूनरेशन पेएबल टू न्यू कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए गाइज, remuneration payable to committee or administrator appointed under section 30 shall be such as the registrar में जितना भी जो नया एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, ठीक है, उसकी जितनी भी जो भी पे है वो रजिस्ट्रार ही फिक्स करेगा, ठीक है, सब कुछ रजिस्ट्रार बताएगा। द अमाउंट ऑफ सच रेम्यूनरेशन, ठीक है, शेल एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड इन रिलेशन, एक मिनट, ये जो है ना इसकी जितनी भी पे है ये फंड्स सोसाइटी के फंड से ही निकाली जाएगी, गवर्नमेंट नहीं देने वाली। ये बात भी आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको ये सब देने वाली है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी मेंबर्स की ऑफ द कमेटी। कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है, और इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो इफ़ ही इज़ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, अगर वो इसमें पाया गया, ठीक है, अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, अगर ही हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इंटरेस्ट, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द सोसाइटी, अगर उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। नो पर्सन अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ मोर देन 2 अपेक्स सोसाइटीज़। अगर 2 अपेक्स सोसाइटी का मेंबर है कोई बंदा अदर देन गवर्नमेंट को छोड़कर, तो वो भी बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको भी नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हाँ, और अगर आपका ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है इस सोसाइटी के बिज़नेस के साथ, तो तब भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है गाइज़। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए गाइज़, एक मिनट, कोई भी बंदा, अगर कोई भी बंदा जो है ना उसने ऑफिस हेल्ड किया है 3 साल के लिए, तो उसके बाद उसको कम से कम 3 साल का गैप देना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही वो नेक्स्ट इलेक्शंस में लड़ सकता है, उससे पहले नहीं लड़ सकता, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सपोज़ कीजिए, ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉट्स के थ्रू लॉटरी, अगर ये मेंबर जो है कम पड़ जाते हैं, ऑफिसर्स कम पड़ जाते हैं, तो फिर ये लॉटरी चिट के थ्रू ये सब करते हैं, तो ये सब पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइस, इन केस कहा जाता है कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, दैट एनी पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, शैल इन नो केस बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर अ री अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस अनटिल 3 साल का गैप उनको भी देना पड़ेगा। 3 साल का रेस्ट भैया, 3 साल तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको दोबारा से मिलेगा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि यार अगर सपोज़ करो आपने तीसरे साल में ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये यही कहता है कि अगर आपने सपोज़ करो तीसरे साल में, ठीक है, 12 महीने जब आपके रहते थे तब आपने रेजिग्नेशन दे दिया, तो भी आप 3 साल के लिए आप लड़ नहीं सकते भाई। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ ठीक है। सो यहाँ तक आपका। और एक और बात याद रखिएगा, कोई भी बंदा, नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन शैल बी द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ मोर देन 1 सोसाइटी एट अ टाइम। कोई भी बंदा एक सोसाइटी से ज़्यादा ये सब नहीं कर सकता, ठीक है, एक सोसाइटी से ज़्यादा का नहीं बन सकता, ठीक है। एंड नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिस बेयरर, ठीक है, ऑफ अ सोसाइटी और अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी बंदा 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब नहीं कर सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है, 2 सोसाइटीज़ में नहीं हो सकता, ठीक है। अब कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया कि अगर किसी बंदे के ने एरियर्स जो है ना, ठीक है, लोन जो लिया था वो 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, नहीं चुका पाया, ठीक है, तब ये आप पे लागू हो जाता है। अगर गिल्टी फाउंड किया गया कि उसने फंड्स में कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, अगर फंड्स में कुछ गड़बड़ की है तो भी पाया जाएगा।
अगर लोन नहीं चुका पाया तो भी यही है, ठीक है। सो गाइज़ ये था आपका यहाँ तक का। इसके बाद देखिए गाइज़, इसके बाद आपकी बात आती है जनरल बॉडी मीटिंग की, ठीक है। अगर जनरल बॉडी मीटिंग सपोज़ कीजिए, यहाँ पर ये बंदा क्या कहता है कि अगर कोई भी बंदा द चेयरमैन और एनी अदर ऑफिसर शेल सीज टू होल्ड सच ऑफिस इन केस ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पास एट ए मीटिंग एट द कमेटी बोर्ड और बाय 2/3 मेजॉरिटी, अगर कोई भी चेयरमैन जो है ना वो बाहर हो सकता है अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया जाए, ठीक है। अगर मीटिंग बुलाई गई है, 2/3 मेजॉरिटी आपके खिलाफ है, नो कॉन्फिडेंस मेजर आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ पास कर दिया गया है, तो भाई आपको चेयरमैन से हटना पड़ेगा, ठीक है। आप चेयरमैन नहीं रहे उसके बाद, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसके बाद बात आती है आपकी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए गाइस, नो कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल अपॉइंट एनी पर्सन एज it is paid officer or employee in any category of services unless he possesses the qualification। जब तक वो qualification possess नहीं करता आप उसको नहीं रख सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और देखिएगा, इस कोई भी ऑफिसर जो है ना, कोई भी ऑफिसर हो, उस बंदे का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड होती है, परचेस होती है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऑफिसर, द नो ऑफिसर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल परचेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कोई भी बंदा, कोई भी ऑफिसर ये नहीं कर सकता। सो गाइज़, यही था आज का लेक्चर, यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। इसके आगे का लेक्चर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, इसके आगे के चैप्टर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गाइज, प्लीज़ वो डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।